बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लोप के बारे में और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि जो कि हम जो वीडियो थी वो किसी वजह से किसी इशू की वजह से जो है वो बंद हो गई थी, तो हम उसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये था बेटे कि द पॉइंट्स A, B and C are consecutive vertices of a rhombus. Find the fourth vertex and show that the diagonal of the rhombus are perpendicular to each other. तो बेटे हमने जो काम शुरू किया था, एक रोम्बस थी और उसका हमने 3 वर्टिसेस हमें गिवन थे और उसका हमने फोर्थ वर्टेक्स जो था जो कि गिवन नहीं था वो हमने फाइंड करना था। Okay? उसके 3 वर्टिसेस गिवन थे और फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना था। उसके 3 वर्टिसेस थी A, B, C एंड D. D was the fourth vertex. अच्छा, डी वर्टेक्स जो था वो हमने फाइंड करना था। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए थे एक्स एंड वाई। हमने काम यहाँ तक करना था। क्वेश्चन के बेटे दो हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि हमने जो था वो फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना था और दूसरा हिस्सा ये था कि हमने ये शो करना था दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटे जो फर्स्ट पार्ट है दैट वी हैव टू फाइंड द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है हमने। डायगोनल नहीं फाइंड करना, सॉरी, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। थोड़ा सा इस वर्टेक्स इस रोम्बस की शेप को कर लेते हैं। अच्छा, तो फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बेटे हमने काम यहाँ तक किया था कि हमने एक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर ली थी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इस इक्वेशन को हम नेम दे लेंगे 1 का, इक्वेशन नंबर 1। अब रोम्बस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि इसके जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो स्लोप होगी वो आपस में इक्वल होती है। तो हमने BC और AD की स्लोप को इक्वेट कर दिया था। अब हम इक्वेट करने जा रहे हैं AB और DC की स्लोप को। AB और DC की स्लोप को, slope of AB is equal to slope of DC स्लोप ऑफ DC। अब जो वर्टिसेस थे जरा उनके हिसाब से हम स्लोप को देख लेते हैं कि स्लोप्स क्या बनती हैं। -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 -1। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू 3 - y ओवर 6 - x। इसकी रीजन ये है कि d जो था वो हमारे पास x और y था। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो स्लोप आती है इट बिकम्स -3 ओवर 3 + 1 4 इट इज इक्वल टू 3 - y ओवर 6 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इट बिकम्स -18 + 3x इज इक्वल टू 12 - 4y। फर्दर हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3x + 4y इज इक्वल टू 12 + 18 3x + 4y इज इक्वल टू 30। 3x + 4y इज इक्वल टू 30। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। अब दो अननोन है हमारे पास x और y और हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है इट इज x is equal to 2 and y is equal to 6. X is equal to 2 and y is equal to 6. So the D vertex will be D, 2 and 6. सॉल्व कैसे करेंगे बेटे, आपको मेथड पता है कि हम यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है। कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 4 से। होगा क्या कि x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। या फिर एक और काम कर लीजिए, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा लीजिए 4 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा लीजिए 3 से। होगा क्या कि y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। जब y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो उससे हमारे पास जो वर्टेक्स आएगा इट विल बी D26। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है that we have to show that the diagonals are we have to show that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other। कि ये जो diagonals हैं ये एक दूसरे के perpendicular हैं
ऑलरेडी मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि अब जब भी हमें शो करना पड़ेगा कि द टू डायगोनल्स और द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोग उसको स्लोप की मदद से शो करेंगे। स्लोप की मदद से परपेंडिकुलरिटी कैसे शो होती है कि हम एक डायगोनल की स्लोप को लेंगे और फिर दूसरे डायगोनल की स्लोप को लेंगे और फिर हम देखेंगे कि m1 into m2 is equal to -1 अगर आ गया तो then we will say that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other. Let m1 be the slope of the diagonal AC. Let m1 be the slope of the diagonal AC. Let m1 be the slope of the diagonal AC. ठीक है, तो हमारे पास जो A पॉइंट था, A पॉइंट क्या था -1 into एंड C पॉइंट क्या था, C पॉइंट था 6 and 3 -1 into and 6 and 3। तो जब हम स्लोप फाइंड करेंगे y2 minus y1 3 minus 2 over x2 minus x1 6 minus -1, then the slope will become 1 by 6 plus 1। इसको मैं इधर लिख लेती हूँ 3 minus 2 over 6 plus 1, it becomes 1 by 7। so m1 is 1 by 7। इसी तरीके से जब हम स्लोप 2 फाइंड करते हैं and let m2 be the slope of the diagonal BD, slope of the diagonal BD, then what will be the slope? B diagonal हमारे पास क्या था? B diagonal was 3 minus 1, 3 minus 1 और D diagonal जो अभी हमने फाइंड किया है, D diagonal नहीं था, अभी हमने फाइंड किया है कुछ देर पहले, it was 2 and 6, it was 2 and 6। तो y2 minus y1 जरा हम देख लेते हैं कि जब हम इसको y2 minus y1 करेंगे तो ये क्या आता है, it becomes 6 minus minus 1 over 2 minus 3। 6 minus minus 1 over, it becomes 6 plus 1 over 2 minus 3। It becomes 7 by minus 1। It becomes minus 7 m2। Now we will check, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे m1 और m2 को। इन दोनों स्लोप्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं देन हमारे पास क्या आता है m1 into m2 is equal to -1। Now we will write since m1 into m2 is equal to -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से -1 आ रहा है, and m1 and m2 are the slopes of the diagonal are the diagonal AC and BD respectively. Therefore, the two diagonals are perpendicular to each other. Therefore, the two diagonals of the rhombus are perpendicular to each other. ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलरिटी शो करने वाला क्वेश्चन। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसकी डिफरेंट फॉर्म हैं जो कि आज के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन की जनरल जो लाइन की जो इक्वेशन होती है, किसी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0। ax plus by ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको हम जनरल लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। ax plus by plus c is equal to 0। ax plus by plus c is equal to 0। फॉर इंस्टेंस कि मैं लिखती हूँ 3x minus 4y plus 7 is equal to 0। then this is an equation of a straight line। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये जो जनरल फॉर्म है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक होता है y इंटरसेप्ट और एक होती है स्लोप। एक होता है y इंटरसेप्ट और एक होती है स्लोप। स्लोप को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप क्या थी। स्लोप इस जनरल फॉर्म में अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन हो अपनी इस फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली इसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली इसकी स्लोप कैसे फाइंड की जा सकती है? द स्लोप विल बी माइनस ए बाय बी। द स्लोप विल बी माइनस ए बाय बी। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज माइनस ए बाय बी। जबकि ए क्या है, ए एक्स का कोफिशिएंट है और बी क्या है, बी वाई का कोफिशिएंट है। ये तो हमने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ ली है। अब हम इसकी कुछ और डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं स्ट्रेट लाइन की कि डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, और हम उससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स की। सबसे पहली फॉर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट। ये स्लोप मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो तो आप उसकी स्लोप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। यू विल टेक माइनस ए बाय बी टू द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्म है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट
अगर आपके पास अगर आपके पास एक स्लोप दे दी जाए और एक y इंटरसेप्ट दे दिया जाए, एक स्लोप दे दी जाए और एक y इंटरसेप्ट दे दिया जाए, तो तब हमारे पास हम जनरल फॉर्म क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपके पास किसी भी लाइन के सिर्फ दो चीजें दे दी जाए, एक y इंटरसेप्ट और दूसरा स्लोप, तो आप उसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? फॉर इंस्टेंस, दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस c इज y इंटरसेप्ट एंड दिस m इज स्लोप ऑफ द लाइन। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है कि जिसका y इंटरसेप्ट इज -7, जिसका y इंटरसेप्ट इज -7 और जिसकी स्लोप है 2। फॉर इंस्टेंस कि मैं कह रही हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन है कि जिसका y इंटरसेप्ट -7 है और जिसकी स्लोप 2 है। देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन? तो आप फौरन से उस इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे? स्लोप की जगह पर हम पुट करेंगे 2 और y इंटरसेप्ट की जगह पर हम पुट करेंगे -7। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट -7 होगा और जिसकी स्लोप 2 होगी। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है, देन आप लोग इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y intercept. The next form is point slope form. The next form, point slope form. Point slope form. अब हमें नाम से ही जाहिर हो जाएगा कि हमने क्या 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 चीजें हमें यहाँ पर गिवन होंगी। यहाँ पर हमें एक पॉइंट दे दिया जाता है और एक स्लोप दे दी जाएगी, एक पॉइंट दे दिया जाएगा और एक स्लोप दे दी जाएगी। फॉर इंस्टेंस के हमें बता दिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है कि जिसकी स्लोप 7 है और जो कि इस पॉइंट में से पास करिए। फॉर इंस्टेंस -2 एंड 3 ये पॉइंट है कि जिसमें से पास करिए, तो आप इसकी इक्वेशन लिखिए। तो उसके लिए हमें फिर इस फॉर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी बेटे जनरल फॉर्म क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, it is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Here m is the slope, y1, x1 and y1, x1 and y1 is the point जिसमें से लाइन गुजर रही है। फॉर इंस्टेंस कि मैं कहती हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose slope is 7 and which passes through the line. लो वो जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, वो किस पॉइंट में से गुजरी है? फॉर इंस्टेंस कि वो गुजरी है 2 and 5, इस पॉइंट में से गुजरी है। ठीक है, हमें एक स्ट्रेट लाइन की क्या दे दिया गया है? हमें स्ट्रेट लाइन का सिर्फ और सिर्फ स्लोप दे दी गई है और एक पॉइंट दे दिया गया है कि जिसमें से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। तो वो पॉइंट कौन सा है? 2 and 5 में से पास कर रही है। तो अब कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या करेंगे? y minus y1, y1 is the पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट उसको हम नाम देंगे x1 का और y कोऑर्डिनेट को y1 का। What is the value for y1? 5 is equal to m. M is the slope 7. X minus x1. X1 is 2. So y minus 5 is equal to 7x minus 2. Y minus 5 is equal to 7x minus 14. Y minus 7x is equal to minus 14 plus 5. Y minus 7x is equal to minus 9. Y minus 7x plus 9 is equal to 0. So this will be the equation of the स्ट्रेट लाइन कि जिसकी हमें एक स्लोप दे दी गई थी और एक पॉइंट दे दिया गया था कि जिसमें वो लाइन पास करती है। द नेक्स्ट फॉर्म इज, जो अगली फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज 2 पॉइंट फॉर्म। इट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऐसी फॉर्म है कि जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं जिनमें से स्ट्रेट लाइन पास कर रही होती है और हमें कहा जाता है कि आप इक्वेशन बना के बताएं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? क्या होती है जनरल फॉर्म? y minus y2 over y2 minus y1, y minus y2 over y minus y2 minus y1 is equal to x minus x2 over x2 minus x1। अच्छा, इसी जनरल फॉर्म को आप कभी कुछ बुक्स में यूं भी देखेंगे, y minus y1 over y1 minus y2 is equal to x minus x1 over x1 minus x2। तो बेटे इन दोनों फॉर्म्स में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम है। ये सिर्फ और सिर्फ ये फर्क आएगा कि आप किस पॉइंट को y1 ले रहे हैं, किस पॉइंट को y2 ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कि मैं आपको कहती हूँ कि राइट इन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट्स -2 and 3 and 5 and 7। ठीक है, इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है। अब बेटे आपके अपने ऊपर है कि आप किस पॉइंट को पॉइंट 1 ले लें और किस पॉइंट को पॉइंट 2 ले लें। अगर आप इस पॉइंट को पॉइंट 1 ले लेंगे
then this will be x1, this will be y1, it will be x2 and it will be y2। तो ये हो जाएगा। अब आप इसको इस फॉर्म में पुट कर देंगे, किसी भी एक फॉर्म में पुट करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। इन दोनों फॉर्म्स में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी मर्जी होती है, हम किसी भी पॉइंट को पॉइंट 1 पॉइंट 2 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द टू फॉर्म्स आर सेम। अब आपने करना क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के बताइए। तो हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देंगे x1 y1 का और दूसरे के x2 y2 का, और फिर हम इस फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, द नेक्स्ट इज एक हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ये है हमारे पास। अब हमें क्या बता दिया जाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन का अब कोई पॉइंट नहीं दिया जाता, कोई स्लोप नहीं दी जाती। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बता दिया जाता है कि बेटे एक्स इंटरसेप्ट ये है और वाई इंटरसेप्ट ये है। एक्स इंटरसेप्ट ये है और वाई इंटरसेप्ट ये है। फॉर इंस्टेंस कि x intercept is a and y intercept is b। x intercept is a and y intercept is b। अच्छा बेटे मैं एक दफा रिकॉल भी आपको करवा दूं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होते क्या थे। लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करती है, लाइन जिस पॉइंट पे, वो जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है, वो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करती है इट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, कट करती है, इट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी। फॉर इंस्टेंस के मैं कहती हूँ कि x इंटरसेप्ट जो है वो 2 है एंड y इंटरसेप्ट इज 7। व्हाट डज इट मीन कि अब जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे, फॉर इंस्टेंस इट इज 1 2 3 एंड 4, तो वो x एक्सिस को किस पॉइंट में से कट करेगी, वो 2 पे कट करके गुजरेगी, कुछ यूं होगा 2 में से कट करके गुजरेगी। और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, फॉर इंस्टेंस के y के मैं पॉइंट्स दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब वो y एक्सिस को सिंस y इंटरसेप्ट इज 7 इट मींस कि वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करके गुजरेगी, 7 को, और x एक्सिस को 2 को। तो ये दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन वेयर x इंटरसेप्ट इज 2 एंड वेयर y इंटरसेप्ट इज 7। अब अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़े, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन x by a plus y by b is equal to 1। x by a plus y by b is equal to 1। जो भी आपको x इंटरसेप्ट गिवन है, फॉर इंस्टेंस 2, आप उसको a की जगह पर पुट करेंगे। जो भी y इंटरसेप्ट गिवन है, फॉर इंस्टेंस 7, आप उसको b की जगह पर पुट करेंगे और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। इसी के साथ ही हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्दर जो डिस्कशन है, कुछ पॉइंट्स जो रह जाएंगे जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए, वो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ ही करते जाएंगे, उनकी डिस्कशन करते जाएंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज find an equation of the find an equation of the line. The first part is through a point -8 and 5 and having slope undefined। through a point -8 and 5 and having slope undefined। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है दैट इज -8 and 5 and the slope is undefined। the slope is undefined यानी कि m क्या हो गया, m हमारे पास इंफिनिटी हो गया। अच्छा, अब m अगर हमारे पास इंफिनिटी हो गया, अब हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारे पास क्या चीजें गिवन है, एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो अब हम सबसे पहले फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करेंगे, वी विल चूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। द पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus this is x1 and it is y1। ठीक है, y minus y1 is equal to m into x minus x1। अब बेटे हमने काम क्या करना है, since slope is infinity, तो अगर हम यहाँ पर infinity पुट कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये infinity हो जाएगा, y minus y1 is equal to infinity। तो उस चीज से बचने के लिए I am moving m to the लेफ्ट साइड पे आके ये क्या बन जाएगा, y minus y1 is equal to m into x minus x1। बेटे मैंने क्यों शिफ्ट किया इसको, because the value of the m is infinity। तो जब m अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो 1 over infinity become 0, तो ये हमारे पास जो है वो infinity नहीं आएगा। अच्छा,
अब हम इसमें जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू क्या थी हमारे पास, y माइनस y1 की वैल्यू इज 5 over m is infinity, x minus x1 value is minus 8, it becomes x plus 8, something by infinity, anything by infinity, anything by infinity becomes 0, anything by infinity becomes 0. So the equation of the straight line जो कि हमें फाइंड करनी थी वो बेटे क्या है, x plus 8 is equal to 0. ये फॉर्म भी ठीक है, या आप लिख सकते हैं x is equal to minus 8. ये दोनों फॉर्म हो सकती हैं. This was the equation of the straight line जो कि हमें फाइंड करनी थी. This was question number 10 part C. This was question number 10 part C. अब बेटे हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं question number 10 part F, where we are given x intercept and y intercept. x intercept and y intercept. हमारे पास एक x intercept given है F part F. Question number 10 part F. x intercept is minus 3 and y intercept is 4. x intercept is minus 3, y intercept is 4. x intercept is minus 3 and y intercept is 4. ये हमारे पास पार्ट एफ है. हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती थी जिसमें दोनों इंटरसेप्ट्स दिए हों, तो जनरल फॉर्म वाज x by a plus y by b is equal to 1, where a was x intercept and b was y intercept. x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है 4 is equal to 1. अब इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, द एलसीएम बिकम्स 12. माइनस साइन को हम ऊपर ले जाते हैं, पहले में माइनस साइन को ऊपर ले जाते हैं, बट आपको माइनस 6 by 3 प्लस 5 by 4 is equal to 1. अब 12 लिख लीजिए, 3 4 are 12, so it becomes minus 4x plus 3y is equal to 1. minus 4x plus 3y is equal to 12. ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है. अब we can write it as, हम इसको इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करवा देते हैं, then it will become 0 is equal to 4x. हम इन टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहे हैं, minus 3y plus 12. और we can write it as 4x minus 3y plus 12 is equal to 0. बेटे हमने राइट साइड पे क्यों शिफ्ट करवाया, अगर हम 12 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा देते तो x वाले टर्म के साथ माइनस आ रहा होता, आंसर वो भी ठीक था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर हम x वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन चाहते हैं, then we will move all the terms from the left side to the right side. तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म आ गई है जब हमारे पास दो इंटरसेप्ट थे. The next question, the part G जो हमारे पास है, part G, उसमें क्या है, we are given x intercept -9 and slope -4. x intercept is -9 and slope is -4. x intercept is -9 and slope is -4. अब हमारे पास हम लोग कौन सा x intercept का क्या मतलब होता है, x intercept means the point where the line cuts the x-axis, और x-axis पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. मैं सबसे पहले तो स्लोप को लिख लूं. स्लोप मींस m is equal to -4 is given. The other thing is x intercept. x intercept का बेटे क्या मतलब होता है, अगर x intercept -9 है, it means for instance here is -9, कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से कट होकर गुजर रही है, x एक्सिस को -9 पे टच करके गुजरी है, इंटरसेक्ट करके गुजरी है. अच्छा, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इज 0 ओवर हियर. x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 होती है x एक्सिस पर, ठीक है. हाइट इज 0, द वैल्यू ऑफ y इज 0. So -9 and 0 is the point. -9 and 0 is the point कि जिससे लाइन पास कर रही है. So the point here is -9 and 0 कि जिससे लाइन पास कर रही है, where x1 is -9 and y1 is 0. ठीक है, where x1 is -9 and y1 is 0. तो अब बेटे हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी जो कि हम यूज करेंगे, we will use the point slope form. Y minus y1 is 0 is equal to m is -4, x minus x1 is -9, -4x plus 9 is equal to y is equal to -4x minus 36, y plus 4x is equal to -36, or we can write 4x plus y plus 36 is equal to 0. 4x plus y plus 36 is equal to 0. This was the required equation of the straight line. The next question is question number 11. Find an equation of the perpendicular bisector of the segment joining the points A and B. अच्छा, अब हमारे पास
दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है हमें उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो वन पॉइंट इज ए 3, 5 एंड द अदर पॉइंट इज बी 9, 8। ये दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास ये पॉइंट है ए और फॉर इंस्टेंस कि ये पॉइंट है बी। अगर हम ये ए बी को ज्वाइन करके ये ए बी लाइन बनाते हैं तो आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? बाइसेक्टर मींस दैट कट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, बाइसेक्टर जो है वो इसके मिड पॉइंट में से पास करेगा। बाइसेक्टर जो होगा वो इसके मिड पॉइंट में से पास करेगा। फॉर इंस्टेंस उस मिड पॉइंट को मैं सी का नाम दे रही हूँ। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है जो कि लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे और परपेंडिकुलर मींस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और जो कि लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो है वो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है नंबर 1 वो सी पॉइंट में से गुजर रहा है। तो हमें एक तो इस पॉइंट को मालूम करना है। ये जो सी पॉइंट है ये क्या है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो हमें सबसे पहले ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है सी। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा कि जिसमें से ये लाइन पास कर रही है एंड नंबर 2 सिंस दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये ए बी के साथ 90 का एंगल बनाएगा। ये ए बी के परपेंडिकुलर होगा तो हम ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे। जो स्लोप ए बी की होगी -1/m1 करके हम वो स्लोप इस लाइन की ले लेंगे। एक चीज बेटे हमारे पास पॉइंट आएगी। द पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। एक तो हमें वो पॉइंट लेना है। दूसरा हमें स्लोप यहाँ से मिल जाएगी। स्लोप कैसे मिलेगी? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है ए बी के। तो हम ए बी की स्लोप के फाइंड करेंगे और फिर हम उस स्लोप की मदद से इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो बेटे जरा मिड पॉइंट देख लेंगे कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हमने देखा था कि सी के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बड़ा आसान होता है। 3 प्लस सी क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट। सी ए और बी का मिड पॉइंट होता है तो इसका x कोऑर्डिनेट विल बी the sum of the x coordinates divided by 2 and y coordinate will be the sum of y coordinates divided by 2, 12 by 2 and 13 by 2, or further we can write it as 6 and 13 by 6 and 13 by 2. This is the midpoint of the line AB. This is the midpoint of the line AB. हमने इसके coordinates find कर लिए। अब the next thing will be if if m1 is the slope of the line AB. m1 किसकी slope है? AB की। और m2 किसकी स्लोप होगी? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी स्लोप होगी। m1 किसकी स्लोप है? AB लाइन की। तो AB लाइन की स्लोप को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 over x2 minus x1। y2 minus y1 over x2 minus x1। m1 की क्या वैल्यू आ गई है? 3/6 1/2। and the value of m1 is 1/2। The value of m1 is 1/2. Since let m2 be the slope of the required perpendicular bisector. Let m2 be the slope of the required perpendicular bisector. Since the two lines are perpendicular, ये जो perpendicular bisector है and the line AB are perpendicular, therefore what will be m2? m2 will be -1/m1। हमें पता है जब भी दो लाइंस perpendicular होती हैं तो उनकी स्लोप्स का ये रिलेशनशिप होता है। It is equal to -1/1/2. It is equal to -2. So m2 will be -2। तो अब बेटे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप पता चल गई और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी पॉइंट में से गुजर रहा है। उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। व्हाट वाज द पॉइंट स्लोप फॉर्मूला? y minus y1 is equal to m into s minus x1. It becomes y minus 13 by 2 is equal to minus 2x minus 6. It becomes y minus 13 by 2 is equal to minus 2 plus 12. 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 2y minus 13 divided by 2 is equal to minus 2x
माइनस 4x प्लस 24, इसको इधर लें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 प्लस 13, 4x प्लस 2y is equal to 37, 4x plus 2y minus 37 is equal to 0. This is the required equation of the perpendicular bisector. ये AB के perpendicular bisector की equation है. अच्छा, the next question is question number 12. Question number 12 में हमें क्या कहा जा रहा है? Question number 12 में कहा जा रहा है find the equation of the sides, altitude and median. हमें 3 vertices दे दिए गए, एक triangle के 3 vertices दे दिए गए और हमें कहा जा रहा है कि अब इसकी तीनों साइड, तीनों altitude और तीनों medians फाइंड करें. तीनों साइड, तीनों altitudes एंड तीनों medians फाइंड करें. हम सबसे पहले तो जरा उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज ए, बी एंड सी. हम इनके कोऑर्डिनेट्स को भी इधर लिख लेते हैं. A is -3 and 2, B is 5, 4 and C is 3, -8. हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तीनों साइड्स फाइंड करनी है. तो हम तीनों साइड्स नहीं फाइंड करेंगे, मैं एक साइड फाइंड करूंगी और बाकी दोनों साइड्स जो हैं वो आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से. सबसे पहले हम कौन सी साइड फाइंड करते हैं? फॉर इंस्टेंस के हम साइड फाइंड करते हैं ए बी, साइड ए बी. ठीक है, उसकी इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं. साइड ए बी की इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं. अब साइड ए बी की ये जो लाइन है, ये लाइन दिस ए बी, इसकी इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं. तो इसकी इक्वेशन के लिए बेटे हमारे पास क्या चीज गिवन है? 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं. 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं. इन 2 पॉइंट्स को यूज करके हम लोग जो है वो हम लोग साइड्स की साइड की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं. हम लोग इसको नाम देते हैं x1 का और इसको नाम देते हैं y1 का और इसको नाम देते हैं x2 का और इसको नाम देते हैं y2 का. याद रखिएगा ये जो नाम हमने दिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ए बी की साइड के लिए. अगर आपके पास बी सी की फाइंड करनी है तो आप बेशक इसको x1 y1 इसको x2 y2. अगर आपको ए सी फाइंड करनी है बेशक इसको x1 y1 इसको x2 y2 नाम दे दें. तो आपने नेमिंग चेंज करनी होगी. ये सिर्फ ए बी साइड के लिए हमने नाम दिया. तो बेटे जो 2 पॉइंट फॉर्म होती थी, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? वो हमारे पास होती थी y minus y1 over y2 minus y1 is equal to x minus x1 over x2 minus x1. Y minus y1, y1 is 2 over y2, y2 is 4 minus y1 is equal to 2. अच्छा, x minus x1 is minus 3 over x2, 5 minus x1 is minus 3. y minus 2 over 2 is equal to x plus 3 over 5 plus 3 is 8. Cross multiply करवाएंगे. 8y minus 2 is equal to 2x plus 3. It becomes 8y minus 16 into x plus 6. अच्छा, हम इन टर्म्स को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करवा देते. It will become 2x minus 8y plus 6 plus 16. ये minus 16 उधर जाके प्लस हो गया. It becomes 2x minus 8y plus 6 plus 16 becomes 22 is equal to 0. 2x minus 8y plus 22 is equal to 0. इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें it will become x minus 4y plus 11 is equal to 0. This is the equation of the side AB. आप इन्हीं लाइंस पर आप AC और BC की लाइन जो है BC और AC इन दोनों लाइंस की इक्वेशन भी आप इन लाइंस पर फाइंड कर सकते हैं. आप एक पॉइंट को x1 y1 का नाम देंगे, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का नाम देंगे और आप इस फॉर्मूला की मदद से ये जो 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ी थी ये इस फॉर्म को यूज करते हुए आप लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे. बेटे जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है जो अब हम ये x1 y1 और x2 y2 इन कोऑर्डिनेट्स को हम रिमूव कर देते हैं. The next thing is finding the altitude. Finding the altitude. Altitude क्या होता है? मैं जरा इसी फिगर में आपको क्लियर कर दूंगी कि altitude क्या होता है. हम सिर्फ अगेन हमें तीनों altitude फाइंड करने हैं लेकिन हम अभी जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक altitude फाइंड करेंगे, बाकी 2 altitude जो है वो आप लोग खुद फाइंड करेंगे. altitude क्या होता है? altitude क्या होता है? altitude होता है अगर हम ए बी के altitude की बात करते हैं तो एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट सी में से गुजरेगी और जो ए बी के साथ क्या एंगल बनाएगी? 90 का. ए बी का altitude क्या होगा? एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कि सी में से पास करेगी
और जो कि ए बी के साथ क्या एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। BC का आल्टीट्यूड क्या होगा, BC का आल्टीट्यूड होगा एक ऐसी लाइन जो कि ए बी में से गुजरेगी और जो कि BC को किस पॉइंट पर BC के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल, जो कि अपोजिट वर्टेक्स के पास करती है और जो कि उस साइड पे कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो आल्टीट्यूड होगा थर्ड वन, वो बी से पास करेगा और वो इस लाइन पर क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आल्टीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। वो आल्टीट्यूड क्या है, उस आल्टीट्यूड का नाम है, फॉर इंस्टेंस हम सिर्फ एक आल्टीट्यूड की बात करें, ये आल्टीट्यूड जो ए बी पर है, लाइन ए बी पर उसको इंटरसेक्ट करे, इस आल्टीट्यूड का हम नाम दे रहे हैं सी डी। हम सिर्फ सी डी फाइंड कर रहे हैं। जो बाकी आल्टीट्यूड्स हैं, बाकी आल्टीट्यूड्स कौन से हैं, ए ई और बी एफ। ए ई और बी एफ आपने फाइंड करने हैं, जो आल्टीट्यूड सी डी है वो हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं। अब ये जो आल्टीट्यूड सी डी है इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। इस आल्टीट्यूड सी डी की क्या प्रॉपर्टी थी कि ये पॉइंट सी में से पास कर रहा है, तो एक तो पॉइंट हमें पता चल गया कि ये किस पॉइंट में से पास कर रहे हैं। द अदर इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन तो होगी, एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है सी डी, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हम इसकी स्लोप फौरन से फाइंड कर सकते हैं। हम ए बी की स्लोप को फाइंड करेंगे और हम उसकी मदद से, क्योंकि ये उसकी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम इसकी स्लोप को, ए बी की स्लोप को इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास एक पॉइंट होगा सी डी के लिए, सी डी सी में से पास कर रहे हैं तो सी पॉइंट मौजूद है, तो उस पॉइंट को यूज करेंगे और स्लोप हमने फाइंड की होगी, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इस आल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करेंगे। नाउ द स्लोप ऑफ द साइड, स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ द साइड, फॉर इंस्टेंस के स्लोप को मैं m1 का नाम दे रही हूँ। दिस स्लोप, इस स्लोप की क्या इक्वेशन होती थी, 4 minus 2 y2 minus y1 over x2 minus x1, y2 minus y1 over x2 minus x1, it is equal to 2 by 5 plus 3 8 1 by 4. Now if we name the slope of the side CD, अगर हम CD की स्लोप को m2 का नाम दें, अगर हम CD की स्लोप को m2 का नाम दें, then what will be the slope of side CD? Since CD is perpendicular to AB, since CD is perpendicular to AB, therefore its slope will be minus 1 by m. It will be minus 1 by 1 by 4. It will be minus 4. So m2 is equal to minus 4. And what was m2? m2 was the slope of the side CD. Now, अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई है। एक वो पॉइंट कि जिसमें से CD पास कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, C। एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है और दूसरा स्लोप गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम CD साइड की इक्वेशन बना सकते हैं। The equation of straight line CD is, अच्छा, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है, y minus y1 is equal to n into x minus x1. CD किस पॉइंट में से पास कर रहा है, C में से, so x1 is 3 and y1 is minus 8. y minus y1 is minus 8 is equal to m is minus 4, x minus x1 is 3, y plus 8 is equal to minus 4x plus 12, y plus 4x plus 8 minus 12 is equal to 0, 4x plus y minus 4 is equal to 0. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 4x plus y minus 4 is equal to 0. This is the required equation of the altitude CD. इसी तरीके से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है BF की और AE की। BF और AE वो जो दो आल्टीट्यूड्स हैं उनकी इक्वेशन आपने खुद फाइंड करनी है। नेक्स्ट थिंग जो कि हमने फाइंड करनी है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस। इट इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस। इसको इरेज करना पड़ेगा। अब हमें मीडियंस की इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। हम वापस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हमने इसकी साइड फाइंड की है, देन हमने इसके आल्टीट्यूड फाइंड किए हैं। एक आल्टीट्यूड मैंने फाइंड किया, बाकी दोनों आल्टीट्यूड आपने खुद फाइंड करने। अब हम इसके मीडियंस फाइंड करने की तरफ आते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट लेने।
तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होंगे, जो कि हम साइड्स को हाफ में कट करेंगे। मिड पॉइंट्स क्या होंगे, जो कि हम साइड्स को हाफ में कट करेंगे। फॉर इंस्टेंस के मिड पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं GHI। DEF तो हमने नाम दिए हुए थे अल्टीट्यूड्स के लिए, तो अब हम उसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो अब हम DEF नहीं नाम देंगे, हम लोग GHI नाम दे देते। व्हाट आर GHI आर मिड पॉइंट। अब मीडियन क्या होगा, मीडियन अगर हमें फाइंड करना है तो ये एक मीडियन होगा जो कि पॉइंट सी में से पास करके इस मिड पॉइंट के साथ जब हम मिलाएंगे, ज्वाइन कराएंगे, तो इट विल बी अ मीडियन CG1। CG ये किन दो पॉइंट्स में से गुजर है, एक ये अपोजिट वर्टेक्स में से पास करेगा और दूसरा ये मिड पॉइंट में से पास करेगा। इसी तरीके से एक मीडियन हो जाएगा AH, वेयर A जो है वो अपोजिट वर्टेक्स है BC का और A जो है वो मिड पॉइंट है BC का। और तीसरा मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, BI। तीसरा मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, BI। अब हम लोगों ने कोई एक मीडियन फाइंड करना है, हम अभी जो है वो CG को फाइंड करते हैं और बाकी दोनों मीडियंस जो हैं ये फिगर में से प्रॉपर नहीं बन सके, वरना ये मीडियन जो है वो एक पॉइंट पे कट करके पास करते हैं। अच्छा, अब हम एक मीडियन फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग CG को खुद फाइंड करेंगे, BI और AH आपने खुद फाइंड करना है। CG मीडियन हमने खुद फाइंड करना है अभी। अब CG मीडियन जो है BI और AH आपका होमवर्क है। CG ये एक तो पॉइंट सी में से पास कर रहा है, वो तो हमें पता ही है। मीडियन किस मीडियन की इक्वेशन चाहिए, CG की इक्वेशन चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर तो है नहीं कि हमें स्लोप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, ना तो CG परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है किसी लाइन के, तो अब हमें स्लोप के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती। ये एक पॉइंट सी में से पास कर रहा है, दैट इज 3 - 8, और दूसरा पॉइंट जी में से पास कर रहा है। व्हाट इज जी, व्हाट इज जी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. What was G? G was the midpoint of AB. What will be the midpoint? तो G के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, 1 and 3। G के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, 1 and 3, 1 and 3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं G के। अब हम जल्दी से इस मीडियन की इक्वेशन फाइंड करें, तो मैं बोर्ड पर लिख कर रही हूँ। मीडियन किस मीडियन के हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, CG के। अच्छा, अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक C पॉइंट और एक G पॉइंट। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, ये इसको हम नाम दे देते हैं x1 y1 का और इसको हम नाम दे देते हैं x2 y2 का, ठीक है। C और G इन दो पॉइंट्स में से ये लाइन पास करेंगे। व्हाट इज y1, 3, y2 -8, x1 is 1, x2 is 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 11x plus 2y minus 17 is equal to 0. This is the required equation of the median CG. This is the required equation of the median CG. बाकी दोनों जो मीडियंस हैं वो आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा डिफरेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी और डिफरेंट है। The average entry test score, the average entry test score of engineering candidates was 592 in the year 1998, while the score was 564 in 2002. वोट करते जाएं। हमें एक तो
इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स का टेस्ट स्कोर, उन्होंने कोई टेस्ट दिया, उसका स्कोर गिवन है, और दूसरा वो साल गिवन है जो एवरेज टेस्ट स्कोर जो है वो हमें गिवन है। एवरेज टेस्ट स्कोर जो 1998 में था वो 592 था, और जो 2002 में था वो 564 था। एक तो हमें स्कोर गिवन है और दूसरा हमें साल गिवन है कि किस साल में एवरेज स्कोर कितना रहा। Assuming that the relationship between time and score and is linear, time और score का जो relationship है वो linear है। हमने देखा है कि जो भी linear जो relationship होता है, it represents a straight line। ये एक straight line को represent कर रहा है। linear equation, linear relationship represents a straight line। Find the average score for 2006। अब हमें 2006 का जो score है वो find करना है। अच्छा, let x be the average score and y be the year। ठीक है, y को हमने ईयर का नाम दे दिया कि जिस ईयर में हमने एवरेज स्कोर लिया है, और x को हमने वो एवरेज स्कोर रख लिया। तब अगर हम पॉइंट्स बनाना चाहें, ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन को अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगी? 592 1998 में स्कोर था, और अगला स्कोर जो था इट वाज 564 इन 2002। हमने x को क्या लिया है? एवरेज स्कोर, और y को क्या लिया है? वो ईयर जिसके दौरान में ये स्कोर लिया गया है। अच्छा, since the relationship is linear, so it तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस x एक्सिस पे हम रख लेते हैं एवरेज स्कोर, अब अगर इनका ग्राफ जो भी बनेगा, सिंस द रिलेशनशिप इज लीनियर, सो ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बिकॉज द रिलेशनशिप इज लीनियर। अब वो स्ट्रेट लाइन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं, हमने 2006 में एवरेज स्कोर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्कोर फॉर द ईयर 2006। हमें दो पॉइंट्स जो गिवन है, हम उनकी मदद से पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं, और फिर हम लोग 2006 के लिए फाइंड करेंगे एवरेज स्कोर क्या रहा। अब ये 2 पॉइंट्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या होती है जनरल फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 over y2 minus y1 is equal to x minus x1 over x2 minus। ठीक हो गया? अब y1 x1 हम इसको नाम दे देते हैं x1 y1 का, और इसको हम नाम दे देते हैं x2 y2 का। y minus 1998 divided by y2 2002 minus 1998 is equal to x minus x1 592 over 564 minus 592। y minus 1998 over 4 is equal to x minus 592 over minus 28 minus 28। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, बोर्ड पे रेज करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने से हमारे पास आ जाते हैं -28 जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवाने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है, इट बिकम्स x इज इक्वल टू -7y प्लस 14578। कैलकुलेशन एंड बहुत ही जब हम कैलकुलेशन सारी कर चुकेंगे तो जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो ये बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। सो दिस इज द इक्वेशन दैट गिव्स द एवरेज स्कोर अगेंस्ट द ईयर। ठीक है, और एवरेज स्कोर हमने देखा था। अब हमें किस ईयर का एवरेज स्कोर चाहिए? 2006 का। 2006 का एवरेज स्कोर हमें फाइंड करना है, 2006 का, और ईयर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? y। ईयर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? y। तो हमें एवरेज स्कोर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? x। सो व्हेन y इज इक्वल टू 2006 हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर 2006 को पुट करते हैं माइनस, so the average score,
So the average score for the year 2006 is 536. So the average score for the year 2006 is 536. So this was all for today. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं समझ आ गई होंगी. अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आई हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.